हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारी इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी। उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12 चैप्टर 6 ऑफ इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी क्या होते हैं? वो इकोनॉमी होता है जो ना मतलब क्या करते हैं कि एक मतलब कि वो ना क्लोज नहीं होता है। ठीक है, वो ना अगर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या करता है, दुनिया के जितने भी देश हैं उनसे अगर क्लोज इकोनॉमी क्या होता है कि जो खुद में ही रहता है। ठीक है, वो बाहर से कंपटीशन नहीं करता। अगर कोई बाहर से कंपटीशन कर रहा है तो वो क्या होगा, ओपन इकोनॉमी कहलाएगा। ठीक है, तो यही फर्क है ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी में। ठीक है, ठीक है, तो इस चैप्टर में यही बताएगा कि ओपन इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी में जो होते हैं, ओपन इकोनॉमी के लिंकेज के लिए 3 वेज होते हैं। एक आउटपुट मार्केट होता है, एक फाइनेंशियल मार्केट होता है, एक लेबर मार्केट होता है। आउटपुट मार्केट क्या होता है? जिसमें ना ट्रेड किया जाता है गुड्स और सर्विसेज का अदर कंट्रीज के साथ। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? जिसमें इकोनॉमी कैन बाय फाइनेंशियल एसेट। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हम सब सामान को आदान प्रदान कर रहे हैं, गुड्स को आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो आउटपुट मार्केट में आएगा। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है कि अगर ना फाइनेंशियल एसेट को एक कंट्री से दूसरे इकोनॉमी में डाल रहे हैं तो क्या होगा, फाइनेंशियल मार्केट होगा। लेबर मार्केट किससे रिलेटेड है कि अगर वर्कर्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, लेबर मार्केट कहेंगे। ठीक है, जो फॉरेन ट्रेड होता है, जो फर्स्ट व्हेन इंडियंस बाय फॉरेन गुड्स, दिस स्पेंडिंग स्केप्स एज लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, सेकेंड में इंजेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद ना सर्कुलर फ्लो में, तो व्हेन गुड्स मूव अक्रॉस नेशनल बॉडी मनी मस्ट बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन। तो देखो, अब किसी भी एक क्या होता है कि किसी भी अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री घूमने ही जाना है, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ का इंडियन रुपीज लेके हम ना यूएस जा सकते हैं। यूएस का डॉलर होना चाहिए, तो यूएस का डॉलर किसके पास होगा, हमारे आरबीआई के पास होगा। ठीक है, तो आरबीआई में हम सब जाएंगे, एक्सचेंज करेंगे और उसके बाद यूएस डॉलर वहां से लेंगे और तब हम सब घूमने जाएंगे। तो ये क्या होता है, एक फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट इसी चीज से बना होता है और इसमें इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब देखो, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सिस्टम आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अब देखो किसी भी कंट्री के तौर पे देखते हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर सामान जा रहा है, ठीक है, तो हम सब तो उसको ये नहीं कर सकते हैं कि ना, अब देखो उसको भी हम सबको डॉलर में पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर डॉलर का सामान ले रहे हैं तो अगर यूएस यहाँ का सामान ले रहे हैं तो उसको रुपीज में पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज से क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है, तो बैलेंस पेमेंट किस चीज को बताता है कि अगर ना गुड सर्विस जितने भी खरीदे जा रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, वो दोनों का अगर सेम है, ठीक है, तो अगर ना ही ज्यादा डेफिसिट है ना ही ज्यादा क्या है करंट अकाउंट, ना ही कैपिटल ज्यादा है ना ही डेफिसिट ज्यादा है, तो उसको क्या बताएंगे, रिसिप्ट ज्यादा है या डेफिसिट, तो उसको क्या बताएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो रहा है। करंट अकाउंट किस चीज को बताता है कि जितने भी ट्रेड और गुड और सर्विसेज के हो रहे ट्रांसफर हो रहे हैं करंट अकाउंट में, उस चीज को बताते हैं कि करंट अकाउंट कितने हैं। किसमें ना, इसमें बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, जो लिव कर रहा है वो वहाँ के लोग सब जो गिफ्ट होगा या ग्रांट्स होगा या मेंटेनेंस होगा, जितने भी चीज आ रहे हैं करंट अकाउंट में, वो उसको क्या कहेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट कहेंगे। ठीक है, करंट अकाउंट कहेंगे। ठीक है, करंट अकाउंट के कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, करंट अकाउंट में हो सकते हैं ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रेड इन गुड्स में क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं गुड्स को, इंपोर्ट कर सकते हैं गुड्स को। गुड्स का क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। सर्विस का क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम से यूज कर सकते हैं, नेट नॉन फैक्टर इनकम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ट्रांसफर पेमेंट का क्या कर सकते हैं, गिफ्ट और रेमिटेंसेस को लेके ट्रांसफर पेमेंट का यूज कर सकते हैं। बैलेंस करंट अकाउंट को कैसे कर सकते हैं, देखो बैलेंस करंट अकाउंट क्या होगा, करंट अकाउंट 3 तरीके से हो सकता है, एक तो सरप्लस के तौर पे हो सकता है, एक बैलेंस हो सकता है और एक डेफिसिट के तौर पे होगा। अगर रिसिप्ट ज्यादा है, ठीक है, और पेमेंट कम है तो क्या होगा, सरप्लस के तौर पे होगा। अगर रिसिप्ट और पेमेंट दोनों बराबर है तो बैलेंस हो जाएगा, और रिसिप्ट अगर कम है और फिर पेमेंट ज्यादा है तो वो किस चीज को, रिसिप्ट अगर ज्यादा और पेमेंट कम है तो उस चीज को क्या बताएगा, डेफिसिट को बताएगा। ठीक है, बीओटी भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें बताया जाता है एक्सपोर्ट और वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद है कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं। कैपिटल अकाउंट वो चीज है, कंपोनेंट है, जिसमें बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सटर्नल बोरोविंग कितना है, एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या है। अब इन्वेस्टमेंट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आ सकते हैं, और फिर एक्सटर्नल बोरोविंग्स में क्या आ सकते हैं, कॉमर्शियल बोरोविंग्स आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेप्ट आ सकते हैं, इन गवर्नमेंटल एड आ सकते हैं, इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल और बायलेटरल लोन्स भी आ सकते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। अब देखो कैपिटल अकाउंट पे बैलेंस कैसे बना सकते हैं, जितने भी कैपिटल इनफ्लोज हो रहे हैं वो इक्वल हो गए अगर कैपिटल आउटफ्लोज के, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस है। ठीक है, अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और डेफिसिट पे तौर पे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो बैलेंस अगर पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ना
इसको देखो 3 फैक्टर में यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या हो सकता है, अगर ओवरऑल बैलेंस जो है वो 0 से कम है और रिजर्व जो चेंज है वो 0 से ज्यादा है, तो क्या होगा, डेफिसिट के तौर पे आएगा। ओवरऑल जो बैलेंस है वो 0 से ज्यादा है और रिजर्व जो है वो रिजर्व चेंज जो है 0 से ज्यादा है और फिर ओवरऑल जो बैलेंस है वो 0 से कम है, तो वो किसको बताएगा, बीओपी सरप्लस को बताएगा। और बैलेंस बीओपी किसको बताएगा, ओवरऑल जो पेमेंट है बैलेंस है वो 0 के बराबर है और रिजर्व जो चेंज है वो 0 के बराबर है, तो वो क्या बताएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बताएगा कि वो ना बैलेंस है, ठीक है, वो बैलेंस तौर पे बताएगा। अब इस चीज को हम सब क्या करेंगे कि ना अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। ये ऐसा एक्सचेंज मार्केट होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि ना एक चीज को दूसरे, एक ट्रेडेड करेंसीज को एक दूसरे के नेशनल करेंसीज को ट्रेडेड किया जाता है अनऑर्डर में, तो इसको क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो किस फैक्टर को डिटरमाइन करता है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कितना डिमांड है किसी कंट्री में किसी गुड्स को लेके कि उसके अगर आपको फॉरेन गुड्स चाहिए तो उसका कितना डिमांड है, उस चीज को लेके फॉरेन एक्सचेंज असर करता है, ठीक है। सप्लाई को लेके भी असर करता है। ये 2 फैक्टर हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो सकते हैं, इसमें ही आते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो इसमें क्या बताया जाता है कि जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं मार्केट फोर्स डिमांड और सप्लाई को, तो उसको क्या कहेंगे, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि देखो कोई भी आप मशीनरी खरीद रहे हैं तो आपका मशीनरी में ना वो 2-3 साल चलेगा, फिर उसके बाद में आपको उसका सर्विसिंग करवाना पड़ता है, तो उसमें जो खर्च लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे, ठीक है। अब स्पेक्युलेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंटरेस्ट रेट्स और एक्सचेंज रेट्स भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनकम और एक्सचेंज रेट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक्सचेंज रेट लॉन्ग रन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। फिक्स एक्सचेंज रेट को हम सब किस हिसाब से देख सकते हैं कि फिक्स एक्सचेंज क्या रेट होता है कि जहाँ पे ना रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन एक तौर पे आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, फिक्स एक्सचेंज रेट कहेंगे, ठीक है। अब देखो मेरिट और डिमेरिट होता है फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट का। अब देखो फिक्स एक्सचेंज रेट है तो इसका मेरिट और डिमेरिट भी है, तो जो मेन फीचर होता है ना फिक्स एक्सचेंज रेट का, वो ये चीज बताता है कि यहाँ पे क्रेडिबिलिटी बताया है कि गवर्नमेंट का जो है वो ना मेंटेन हो जाना चाहिए, ठीक है। एक्सचेंज रेट जितने भी हैं वो ना मेंटेन होना चाहिए स्पेसिफिक लेवल पे, ठीक है। और इस चीज को ना डेफिसिट ऑफ बीओपी के तौर पे दिखाया जाता है। फिक्स एक्सचेंज रेट जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट को बताता है कि इंटरवीन करना और जितने भी गैप है ना उस चीज को भरना, ठीक है, तो वो चीज को बताता है फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है। बट फिक्स एक्सचेंज रेट जो है ना वो मोर फ्लेक्सिबिलिटी और दे डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये क्या होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, ये नेगेटिव है कि ना वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं और इसमें ना गवर्नमेंट के जो होते हैं लार्ज स्टॉक का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसका जो मेजर एडवांटेज है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का, वो क्या बताता है कि ये मूवमेंट जो है एक्सचेंज का रेट ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ द सरप्लसेस एंड डेफिसिट इन द बीओपी, ठीक है। ऑल्सो कंट्रीज गेन इंडिपेंडेंस इन कंडक्टिंग देयर मॉनेटरी पॉलिसीज सिंस दे डू नॉट हैव इंटरवीन अप टू मेंटेन एक्सचेंज रेट विच वर ऑटोमेटिकली टेकन केयर बाय द मार्केट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, तो मार्केट के तौर पे भी फिक्स एक्सचेंज रेट को देखा जा सकता है और फिर गवर्नमेंट क्या करते हैं अपना मॉनेटरी पॉलिसी के तौर पे इसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज एक्सचेंज रेट क्या होता है, अगर किसी इनफॉर्मल इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा जो वर्ल्ड हैज मूव टू व्हाट कैन बी द बेस्ट डिस्क्राइब एज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो ना क्या कहते हैं वर्ल्ड ने मूव किया है किस चीज को लेके, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को लेके। इसमें मिक्सचर बताया जाता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कितने हैं फ्लॉट पार्ट को लेके और फिक्स रेट पार्ट को लेके, ठीक है। तो इसमें फ्लेक्सिबल भी रहते हैं और फिर फिक्स भी रहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें सेंट्रल जो बैंक होता है ना वो इंटरवीन करता है। अगर देखने लगेगा ना जैसे हमारा आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई देखने लगेगा ना कि डेफिसिट बहुत ज्यादा अब डॉलर का बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा कि अपना पॉलिसी लाके और क्या करेगा, डेफिसिट उसको कम कर देगा और रुपये को बढ़ा देगा, मतलब वो अपना काम करता है, ठीक है। तो इस चीज को ना डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही बताया गया था कि किस हिसाब से ना ट्रेड बैलेंस होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं उस चीज को ट्रेड बैलेंस करने के लिए, कि कौन कौन तरीके से ट्रेड बैलेंस हो सकते हैं और कैसे इसमें गवर्नमेंट का इंटरवीन होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और ये जो हमारा इनिशिएटिव था 6 to 12 वाला उसका लास्ट चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या और आपको किसी तरीके का वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।